नंबर 72 स्टेटमेंट 1 टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं जो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो सिमिलर ट्रायंगल ड्रा करिए। मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लीजिए डी ई एफ, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जैसे सिमिलर है तो मान लीजिए जैसे सिमिलर ट्रायंगल होता है तो इसके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। तो मान लेते हैं कि ए बी का कोरिस्पोंडिंग डी ई है और बी सी का ई एफ और ए सी का डी एफ। इस तरीके से हो जाएगा। जब ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर होगा तो ए बी का कोरिस्पोंडिंग डी ई, बी सी का ई एफ और ए सी का डी एफ हो जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए, मान लेते हैं ए बी का वैल्यू 2 है और इसका भी 2, इसका मान लीजिए 3 है और इसका भी 3 और इसका 5 और इसका भी 5। आप अपने मन से ले लीजिए। अब यहाँ से इसके कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे ए बी अपॉन डी ई, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2, तो ये हो जाएगा 1। इसके बाद इस बी सी साइड का, तो बी सी का कोरिस्पोंडिंग है ई एफ, तो यहाँ पे इसका रेशियो आ जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, तो ये हो जाएगा 3/3, तो ये भी हो जाएगा 1। और एक है ए सी, तो यहाँ पे ए सी का कोरिस्पोंडिंग हो जाएगा डी एफ और इसका रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ, तो ये हो गया 5/5, तो ये भी 1 हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ का। तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है। तो बोला था कि क्या जो ट्रायंगल सिमिलर होता है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट भी होगा। अब देखिए क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब इसका कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ए बी का कोरिस्पोंडिंग है डी, ये दोनों आपस में इक्वल है। बी सी का कोरिस्पोंडिंग है ई एफ, ये दोनों भी आपस में इक्वल है। ए सी का कोरिस्पोंडिंग है डी एफ और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। लेकिन ये बोला है कि क्या दो सिमिलर ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखिए एक केस और लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लीजिए डी ई एफ। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए बी का कोरिस्पोंडिंग है डी ई, बी सी का ई एफ और ए सी का मान लीजिए डी एफ। और यहाँ पे इसका वैल्यू ले लीजिए 2 और इसका वैल्यू ले लीजिए 6, इसका वैल्यू ले लीजिए 3 और इसका वैल्यू ले लीजिए 9 और इसका वैल्यू ले लेते हैं 5 और इसका वैल्यू 15। तो यहाँ पे कॉरस्पोंडिंग साइड का रेशियो निकालिए। तो यहाँ पे देखिए कॉरस्पोंडिंग साइड ए बी का डी ई है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, तो इसका रेशियो आ जाएगा 2/6, डेट मीन्स 1/3। इसके बाद बी सी साइड का रेशियो बताइए, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ और यहाँ पे इसका वैल्यू है 3/9, तो ये भी हो जाएगा 1/3। उसके बाद एक बचा ए सी, इसका कोरिस्पोंडिंग है डी एफ और इसका रेशियो हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ। तो यहाँ से वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 5/15, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों कोरिस्पोंडिंग साइड का रेशियो सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या इसका कोरिस्पोंडिंग साइड इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए ए बी कोरिस्पोंडिंग साइड ए बी का डी ई है, ये 2 है और ये 6 है, ये फिर इक्वल कहाँ है। फिर बी सी का कोरिस्पोंडिंग ई एफ है और ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। ए सी का कोरिस्पोंडिंग डी एफ और ये दोनों भी आपस में इक्वल नहीं है। मतलब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल डी ई एफ का। तो ये जो स्टेटमेंट 1 बोला था कि दो सिमिलर ट्रायंगल आर ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट, दो सिमिलर ट्रायंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे थे कि कभी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा और कभी कॉन्ग्रुएंट नहीं भी होगा, तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट 2। अच्छा यहाँ पे एक से और ध्यान दीजिए, जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स हुआ तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 2 को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, सीधे ऑप्शन डी पे क्लिक करिए। और यदि स्टेटमेंट 2 को चेक करिएगा तो ये हमेशा ये ट्रू ही होगा। ठीक है, ये ट्रू ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 2 में बोला है कि 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर ऑलवेज सिमिलर, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं जो हमेशा सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ड्रा करिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लीजिए डी ई एफ। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब इसका कॉरस्पोंडिंग एंगल और कॉरस्पोंडिंग साइड सब इक्वल होगा।
तो मान लेते हैं ए का कोरस्पोंडिंग है डी, बी का ई और सी का कोरस्पोंडिंग एंगल है एफ। यहाँ पे इसका वैल्यू ले लीजिए, अपने मन से कुछ भी ले लीजिए, जैसे ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा, और ये ले लीजिए, यहाँ पे ये ले लेते हैं 60 तो ये भी हो जाएगा 60, ये ले लीजिए 70 तो ये भी हो जाएगा 70। इसके बाद कोरस्पोंडिंग एंगल तो इक्वल हो गया दोनों का, कोरस्पोंडिंग साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी का कोरस्पोंडिंग डी ई है, बी सी का ई एफ और ए सी का ये मान लीजिए डी एफ है। तो अगर इसका वैल्यू 2 तो इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, ये 3 तो ये भी 3 और ये 5 तो ये भी 5। अब आप देखिए क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल और कोरस्पोंडिंग साइड सर आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे बोला था कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है जो हमेशा सिमिलर होगा। तो अब आपको चेक करना है कि ये दोनों जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है वो सिमिलर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सिमिलरिटी के लिए क्या चाहिए, कोरस्पोंडिंग एंगल या तो इक्वल होना चाहिए या फिर कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोरस्पोंडिंग एंगल तो इक्वल इसमें दिख ही रहा, कोरस्पोंडिंग साइड को भी चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे ए बी का कोरस्पोंडिंग है डी ई, तो इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, तो ये हो जाएगा 2/2 डेट मीन्स 1। इसके बाद बी सी का कोरस्पोंडिंग साइड है ई एफ, तो इसका रेशियो निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/3, तो ये भी हो जाएगा 1। इसके बाद ए सी का कोरस्पोंडिंग डी एफ, तो इसका रेशियो निकालिए, तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन डी एफ, तो ये हो जाएगा 5/5, तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीनों कोरस्पोंडिंग साइड का जो रेशियो आ रहा है वो इक्वल आ रहा है, 1 1 एंड 1। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल होगा जो सिमिलर होगा। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल डी ई एफ का बाय एस 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 सिमिलरिटी। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 73, स्टेटमेंट 1, इफ ट्रायंगल ABC and triangle PQR are right triangles, right angle at C and R respectively। कह रहा एक ABC है और एक ट्रायंगल PQR है, दोनों है जो राइट ट्रायंगल है, एक में राइट एंगल C पे है और एक में राइट एंगल R पे है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रा करिए, एक है ABC और C पे राइट एंगल बना, तो C यहाँ पे हो जाएगा, A यहाँ पे ले लीजिए और B यहाँ पे, और एक है ट्रायंगल PQR, तो यहाँ पे इसमें राइट एंगल R पे बना था, तब R यहाँ पे आ जाएगा और Q यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखिए करा कि इस प्रकार से है कि AB अपॉन पी क्यू इक्वल है AC अपॉन पी आर का। यहाँ पे दे रखा है AB अपॉन पी क्यू इक्वल टू AC अपॉन पी आर। इसके बाद बोला है देन एंगल B इक्वल होगा एंगल Q का। अगर ये वाला रेशियो आपस में इक्वल है तो क्या एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा है देन एंगल B इक्वल होगा एंगल Q का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है AC अपॉन पी आर का, मतलब ए बी का कोरस्पोंडिंग साइड पी क्यू हो जाएगा और AC का कोरस्पोंडिंग साइड पी आर हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर में शो करिए ए बी का कोरस्पोंडिंग साइड है पी क्यू, तो ये हो गया, और AC का है पी आर, तो यहाँ पे देखिए AC का कोरस्पोंडिंग साइड है पी आर। अब यहाँ पे आप एक चीज याद रखिएगा कि यदि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक हाइपोटेनस वाले साइड का रेशियो और एक अदर कोई भी साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है। एक बार फिर से सुनिए क्या कर रहे हैं, अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस साइड का रेशियो और एक कोई भी साइड का रेशियो, जैसे यहाँ पे हाइपोटेनस साइड का रेशियो तो ए बी अपॉन पी क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे दो साइड बचा ना, इसमें भी दो साइड इसमें भी दो साइड, तो बोले ये दोनों साइड में से कोई भी एक साइड का रेशियो अगर आपस में इक्वल है तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो एक दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, तो ये हाइपोटेनस साइड का रेशियो दे रखा है, ये रेशियो इक्वल है AC अपॉन पी आर का, ये साइड के रेशियो का, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अगर यहाँ पे AC अपॉन पी आर की जगह पे अगर BC अपॉन आर क्यू भी रहता तब भी ये ट्रायंगल सिमिलर होता, तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को अरेंज करके लिखिएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल A, तो एंगल A है BC के सामने और BC का कोरस्पोंडिंग साइड इसमें कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए BC का यही ना रिमेनिंग साइड है, इसमें BC रिमेनिंग साइड है, इसमें RQ रिमेनिंग साइड है, तो BC का कोरस्पोंडिंग होगा RQ और RQ के सामने है एंगल P, तो यहाँ पे A के सामने आएगा P। इसके बाद देखिए B, तो एंगल B है AC के सामने और AC का कोरस्पोंडिंग PR है और PR के सामने Q है, तो यहाँ पे B के सामने आ जाएगा Q, तो PQ एक बच गया R, तो यहाँ पे आ जाएगा R। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो हमसे पूछा तो क्या एंगल बी क्यू के इक्वल होगा, तो यहाँ पे देखिए
एंगल बी और एंगल क्यू, ये भी बीच में और ये भी बीच में, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो ये बिल्कुल सही है, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू का। तो ये जो स्टेटमेंट 1 है ये हो जाएगा ट्रू। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट सेकंड, इसमें हो रहा है कि इफ इन राइट ट्रायंगल्स हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखिए अभी जो चीज बता रहे थे वही चीज के बारे में ये बोल रखा करा कि टू राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल, जैसे इसी में देख लीजिए, जैसे यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में एक हाइपोटेनस और एक साइड का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए हाइपोटेनस और एक साइड के दूसरे ट्रायंगल में। तो यहाँ पे देखिए जैसे ए बी और पी क्यू ये हो गया हाइपोटेनस का रेशियो, और यहाँ पे ए सी और पी आर एक साइड का रेशियो हो गया, और ये आपस में इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है, ये तो अभी पता है। तो यही स्टेटमेंट आपको याद रखना है जो अभी आपको बता रहे थे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। और यहाँ पे अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट 1 भी ट्रू हो गया और सेकंड भी ट्रू हो गया, तो अब आपको चेक करना है कि क्या स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 74, स्टेटमेंट 1, इन ट्रायंगल पी क्यू आर इफ पी क्यू इक्वल टू 12, क्यू आर इक्वल टू 9 एंड पी आर इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, देन ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू। यहाँ पे बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहाँ पे सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए पी क्यू आर। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12, क्यू आर है 9 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 9, एंड पी आर है 15 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 15। तो बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ये एक राइट ट्रायंगल है और राइट एंगल क्यू पे बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए पहले चेक करिए कि ये राइट ट्रायंगल है या नहीं है। तो ये राइट ट्रायंगल कब होगा, जब इसमें जो बड़ा वाला साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे चेक करिए ये बड़ा वाला साइड है 15, तो 15 का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो एक है 12 और एक है 9, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा 12 का स्क्वायर और एक का हो जाएगा 9 का स्क्वायर, और दोनों का सम हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो आ जाएगा 225 और यहाँ पे आएगा 144 और प्लस 81, तो यहाँ पे 225 और यहाँ पे भी आ जाएगा 225, यानी एक साइड का स्क्वायर मतलब बड़े वाले साइड का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब आपको देखना है कि राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, तो सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है वही तो हाइपोटेनस होता है, इसके अपोजिट जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये सबसे बड़ा वाला साइड कौन है, पी आर है, और पी आर के अपोजिट एंगल ये क्यू है, तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। और क्वेश्चन में भी बोला था कि क्या ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल है और राइट एंगल क्यू पे है, तो बिल्कुल ट्रू है, पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल क्यू पे बना, तो यह स्टेटमेंट हो गया ट्रू। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट सेकंड, इफ इन अ ट्रायंगल अ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट टू फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। कह रहा यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर इक्वल है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का, तो फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये हो जाएगा कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है और इसमें बोला कि किसी भी एक साइड का स्क्वायर, तो मान लेते हैं बीसी का स्क्वायर, ये इक्वल है अदर दो साइड के स्क्वायर के सम का, तो बीसी का स्क्वायर अदर दो साइड कौन बचा, एक एबी और एक एसी, तो ये बीसी का स्क्वायर इक्वल है एबी का स्क्वायर प्लस एसी का स्क्वायर का। तो यहाँ पे जो बीसी साइड है इसके सामने वाला जो एंगल होगा वो क्या होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री, यही ना होता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू हो जाएगा। अब देखिए अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया, तो अब आपको देखना है कि क्या स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इसमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ है, जिस वजह से ये एंगल 90 डिग्री हो गया था फर्स्ट साइड के सामने वाला। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ भी तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ था, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तभी ना ये पी आर के सामने वाला एंगल ये 90 डिग्री आया था। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है, तो जब इसका यूज हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, स्टेटमेंट 1,
इन टू ट्रायंगल्स इफ कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कह रहा दो ट्रायंगल में यदि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो तो क्या वो ट्रायंगल सिमिलर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दो ट्रायंगल, एक है ए बी सी और एक ट्रायंगल ले लीजिए डी ई एफ, और यहाँ पे बोला था कि कोरस्पोंडिंग एंगल दोनों का इक्वल है। तो मान लेते हैं एंगल ए का कोरस्पोंडिंग एंगल डी है, इसका वैल्यू 50 है तो ये भी हो जाएगा 50। और मान लीजिए एंगल बी का कोरस्पोंडिंग ई है, इसका वैल्यू ले लीजिए 70 तो ये भी हो जाएगा 70। और एंगल सी का कोरस्पोंडिंग एफ हो जाएगा और इसका वैल्यू आएगा 60 तो ये भी हो जाएगा 60। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो ट्रायंगल है और दोनों का कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। तब आपको बताना है कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो अब पहले आप बताइए कि सिमिलरिटी का कंडीशन क्या होता है। दो ट्रायंगल के सिमिलरिटी का कंडीशन होता है कि या तो इसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होना चाहिए या फिर इसके कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। दोनों कोई जरूरी नहीं कि दोनों होना चाहिए, कोई एक होगा तब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। या तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो जाए या फिर कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल में कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है। यहाँ एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ का बाई ए सिमिलरिटी एंगल 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 से। तो यह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट सेकेंड, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करा कि यदि दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो तो क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दो ट्रायंगल है, एक है ए बी सी और एक ले लीजिए डी ई एफ, और बोला था दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ का। तो जब ये सिमिलर होगा तो ए बी का कोरस्पोंडिंग डी ई हो जाएगा, बी सी का ई एफ और ए सी का कोरस्पोंडिंग डी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल डी ई एफ का। देखिए यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी का कोरस्पोंडिंग डी ई कैसे होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए बी का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा डी ई, यहाँ से बी सी का ई एफ और ए सी का डी एफ, इस तरीके से होता है। और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया भी दे रखा है इक्वल, तो यहाँ पे इसको भी नोट कर लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कब होगा, जब इसका कॉरस्पोंडिंग एंगल इक्वल आ जाएगा, मतलब ए बी डी ई के इक्वल आ जाएगा, बी सी ई एफ के और ए सी डी एफ के, तभी ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या होता है, इसके कॉरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे दोनों के एरिया का रेशियो निकालिए, तो इसके कॉरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे कोई भी कॉरस्पोंडिंग साइड आप ले लीजिए। जैसे अगर आप ए बी लेते हैं तो इसका कॉरस्पोंडिंग डी ई हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, और इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल दे रखा है, तो आप एरिया ऑफ ए बी सी की जगह एरिया ऑफ डी ई एफ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुट करिए, एरिया ऑफ ए बी सी की जगह एरिया ऑफ डी ई एफ और नीचे में है एरिया ऑफ डी ई एफ, और इस साइड तो वही चीज रहेगा ए बी बाई डी ई का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। तो यहाँ से 1 का रूट 1 आएगा तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू ए बी अपॉन डी ई। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू डी ई, यानी ए बी और डी ई आपस में इक्वल आ गया। यहाँ से देखिए ए बी और डी ई आपस में इक्वल आ गया। तो यहाँ पे आप कॉरस्पोंडिंग साइड ए बी और डी लिए थे तब ना, यदि आप कॉरस्पोंडिंग साइड बी सी और ई एफ लीजिएगा तो इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करिएगा, तो बी सी और ई एफ भी आपस में इक्वल आ जाएगा। और जब आप ए सी और डी एफ लीजिएगा ये वाला कॉरस्पोंडिंग साइड का रेशियो, तो ये भी इसको भी सोल्व करिएगा तो ये भी आपस में इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए सिमिलरली बी सी इक्वल आ जाएगा ई एफ का और ए सी इक्वल आ जाएगा डी एफ का। अब यहाँ पे देखिए कॉरस्पोंडिंग साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, ए बी डी के इक्वल आ गया, बी सी ई एफ के और ए सी डी एफ के।
तो जब दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट सेकंड ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट वन भी ट्रू हो गया और सेकंड भी ट्रू हो गया। अब आपको देखना है कि क्या सेकंड का यूज स्टेटमेंट वन में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुआ और स्टेटमेंट वन में दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव हुआ था। तो यहाँ पे सेकंड का यूज वन में कहाँ हुआ है, कहीं पे भी तो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 स्टेटमेंट वन इन ट्रायंगल ABC if AB equal to 7 BC equal to 24 and AC equal to 25 then triangle ABC is right triangle of area 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। करा एक ट्रायंगल है ABC, इसके साइड दे रखा है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल होगा और इसका एरिया 84 आएगा। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, यहाँ पे AB है 7, BC है 24 और AC है 25। तो सबसे पहले आप चेक करिए कि क्या ये राइट एंगल है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा वाला साइड है इसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो यहाँ पे सबसे बड़ा वाला साइड है 25, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 25 का स्क्वायर। और यहाँ पे रिमेनिंग ये इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर और इसका हो जाएगा 24 का स्क्वायर और इसके सम का इक्वल होना चाहिए। इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करिए तो यह आ जाएगा 625 और यहाँ पे 49 और यहाँ पे 576। तो ये हो जाएगा 625। इधर ऐड करिए तो यहाँ पे भी आ जाएगा 625। यानी जो बड़ा वाला साइड का स्क्वायर है वो रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के सम का इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। अब राइट एंगल कहाँ पे बनेगा, तो ये सबसे बड़ा वाला जो साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होता है वही राइट एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा साइड कौन है 25 और इसके अपोजिट एंगल है बी, तो ये हो जाएगा राइट एंगल। ये राइट एंगल हो गया मतलब ये हाइपोटेनस है। तब इसका एरिया निकाल लीजिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए ये तो हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस तो बेस और हाइट कभी होगा नहीं, हाइपोटेनस को छोड़कर एक ये इसको बेस मान लीजिए और इसको हाइट मान लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 24 इंटू 7। आप चाहिए तो इसको भी बेस मान सकते हैं, इसको भी हाइट मान सकते हैं, आपका मर्जी। यहाँ काटिए 2 से 12 बार में, तो यहाँ पे 12 इंटू 7 तो यह आ जाएगा 84। तो इसका एरिया आ जाएगा 84। और क्वेश्चन में वो बोला था कि क्या ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका एरिया 84 होगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट सेकंड कह रहा इफ एन एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इज 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया दे रखा है और बोला कि उसके साइड का रेशियो 4:9 होगा। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है DEF। इसका एरिया दे रखा है 36 और एक का है 81 और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे निकालिए एरिया का रेशियो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग DE होगा, BC का EF और AC का DF। अब यहाँ पे कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड आप ले लीजिए, जैसे हम यहाँ पे AB लेते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग DE हो जाएगा और इसका रेशियो हो जाएगा AB अपॉन DE और इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो इस तरीके से स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, ABC का एरिया है 36 और DEF का एरिया है 81। तो यहाँ पे आ जाएगा 81 इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाइए, तो स्क्वायर को इधर लाइएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, अंडर रूट 36 अपॉन 81 और यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन DE। यहाँ पे रूट निकाल लीजिए, तो 36 से 6 बाहर आएगा और 81 से 9 बाहर आएगा और यहाँ पे हो जाएगा AB अपॉन DE। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आया है वो आया है 6:9 और जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि इसका रेशियो आना चाहिए 4:9 और यहाँ पे आ रहा है 6:9। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स हुआ तो ये हो जाता है ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 77 स्टेटमेंट 1 ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स। करा दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक DEF और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, एक है ABC और एक है DEF। यहाँ पे बोला कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB का कोरस्पोंडिंग साइड DE, BC का EF और AC का हो जाएगा DF। इसके बाद देखिए करा इस प्रकार से है कि BC का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर। EF का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 64 दे रखा है। ABC का इसका एरिया दे रखा है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि एरिया ऑफ DEF होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप DEF का एरिया निकालिए और देखिए कि 100 आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों ट्रायंगल सिमिलर दे रखा है, तो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF, और इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप कोरस्पोंडिंग साइड लीजिए BC, क्योंकि इसी का वैल्यू दे रखा है, तो BC का कोरस्पोंडिंग हो जाएगा EF। तो इसका रेशियो हो जाएगा BC अपॉन EF, और इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर करिए। यहाँ देखिए ABC का एरिया दे रखा है 64, तो यहाँ पे पुट करिए 64 अपॉन एरिया ऑफ DEF, और यहाँ पे देखिए BC बाई EF, तो BC का वैल्यू है 4, IF का 5, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 अपॉन एरिया ऑफ DEF, और इस साइड आ जाएगा 16 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से 16 से काटिए इसको 4 बार में, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ DEF, यहाँ पे 25 इंटू 4, तो यह आ जाएगा 100, यानी DEF का जो एरिया आएगा वो आएगा 100। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी बोला था कि क्या एरिया ऑफ DEF 100 आएगा, तो 100 ही आ रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट सेकेंड, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड। करा कि दो सिमिलर ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है उसके कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जैसे मान लीजिए दो ट्रायंगल है, एक ABC और एक है DEF। मान लीजिए इसका जो अल्टीट्यूड है वो मान लेते हैं AM, और इसका जो अल्टीट्यूड है वो मान लीजिए DN है, इस तरीके से। और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके एरिया का रेशियो निकालिए, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF। तो यहाँ पे आप पढ़े हैं कि दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इसके एरिया का जो रेशियो होता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे AB का कॉरस्पॉन्डिंग DE, BC का EF और AC का DF। तो ये हो जाएगा AB बाई DE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC बाई EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC बाई DF का होल स्क्वायर। और साथ ही साथ इसके एरिया का रेशियो इसके कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का भी इक्वल होता है। That means एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF ये इक्वल होता है कोरस्पोंडिंग अल्टीट्यूड के रेशियो का। तो यहाँ पे हो जाएगा AM अपॉन DN, यही ना, इसका अल्टीट्यूड है AM और इसका है DN, और इसके रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों होता है। अगर ये मीडियन रहेगा तो मीडियन के स्क्वायर के रेशियो के भी इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू हो जाएगा। अब आपको देखना है कि स्टेटमेंट सेकंड का यूज स्टेटमेंट 1 में हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट 1 में तो वैल्यू निकल के आया था 100, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर का ये इक्वल है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो। तो यहाँ पे कहाँ पे यूज हुआ, कहीं पे तो ये यूज नहीं हुआ स्टेटमेंट सेकंड का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 78 स्टेटमेंट 1 इफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर ट्रायंगल्स। करा ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ड्रा कर लीजिए, एक है ट्रायंगल ABC और एक है ट्रायंगल DEF, और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो AB का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DE हो जाएगा, BC का EF हो जाएगा, और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DF हो जाएगा, इस तरीके से। अब देखिए इसके बाद सच दैट एरिया ऑफ ABC 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ DEF 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक का एरिया दे रखा है 36 और एक का एरिया दे रखा है 49। करा देन AB रेशियो D 6:7,
मतलब ए बी और डी साइड का जो रेशियो होगा वो 6:7 होगा। तो यहाँ पे देखिए ए बी और डी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। यहाँ पे बोला है कि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो आएगा वो 6:7 आएगा। तो यहाँ पे निकाल कर देखिए कितना आ रहा है। तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालिए। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी ई एफ। तो इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होगा। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड ए बी और डी ये दोनों लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया दे रखा है तो पुट करिए, एक का है 36 और एक का है 49, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई का होल स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर को इधर लाइए, तो स्क्वायर को इधर आइएगा तो ये रूट में कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाएगा 36 अपॉन 49 रूट में, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई। तो यहाँ से 36 का रूट 6 निकलेगा और 49 से 7 बाहर निकलेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, यानी ए बी और डी ई साइड का रेशियो 6:7 आ जाएगा। और यहाँ पे भी बोला था कि क्या 6:7 आएगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखिए स्टेटमेंट सेकंड, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का। यहाँ पे देखिए एक है ट्रायंगल ए बी सी और एक है ट्रायंगल डी ई एफ, और यहाँ पे दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड डी ई, बी सी का ई एफ और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ, ये होगा इस तरीके से। तो बोला एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ डी एफ इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन डी ए स्क्वायर, तो बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके ये एरिया का रेशियो क्या होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर का इक्वल होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग साइड है डी, और यहाँ पे हो गया ए बी का स्क्वायर अपॉन डी ए का स्क्वायर। उसी प्रकार बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग है ई एफ, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर अपॉन ई एफ का स्क्वायर, तो ये भी सही है। और ए सी का कॉरस्पॉन्डिंग डी एफ, तो यहाँ पे हो जाएगा ए सी का स्क्वायर अपॉन डी एफ का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 ये सेकंड भी ट्रू है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। अब आपको देखना है कि क्या सेकंड का यूज 1 में हुआ है, तो यहाँ पे चेक करिए। यहाँ पे जो 1 में जो आप रेशियो निकाले थे दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड का, वो इसी मतलब इसी स्टेटमेंट का यूज करके निकाले थे ना, एरिया का रेशियो का। तो यहाँ पे तो यूज हुआ ही है, तो यहाँ पे जब यूज हुआ है तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 79, स्टेटमेंट 1, D and E are points on side AB and AC of triangle ABC। करा कि D है जो AB साइड पे पॉइंट है और E है जो AC साइड पे पॉइंट है एक ट्रायंगल ABC में। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए ABC, और बोला था कि D है जो पॉइंट है वो AB पे है और E जो पॉइंट है वो AC पे, इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों को मिला दीजिए। वो रखा है इस प्रकार है कि AD का वैल्यू है 7x-4, तो ये हो जाएगा AD, ये इसका वैल्यू दे रखा है 7x-4। इसके बाद AE का वैल्यू दे रखा है 5x-2, तो ये वाला दे रखा है 5x-2। फिर DB का वैल्यू दे रखा है 3x+4, तो DB ये नीचे वाला इसका वैल्यू है 3x+4। एंड EC इसका वैल्यू दे रखा है 3x, तो ये वाला हो गया 3x। इफ DE पैरेलल BC देन x इक्वल टू 5, कह रहा है कि यहाँ पे DE पैरेलल BC है, ये दोनों पैरेलल दे रखा है, तो बोल रखा है कि x का वैल्यू 5 आएगा। तो यहाँ से निकाल के देखिए x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पे DE पैरेलल BC दे रखा है। तो जब DE पैरेलल BC है तो बाय थेल्स थ्योरम यहाँ से रेशियो क्या होगा, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा AD/DB इक्वल AE अपॉन EC। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो AD का वैल्यू है 7x-4, DB का वैल्यू है 3x+4 इक्वल टू AE का वैल्यू है 5x-2, तो यहाँ पे हो गया 5x-2, और EC का वैल्यू है 3x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 21x², और यहाँ पे -4 से करिए तो -12x। और इस साइड दोनों को बारी बारी से दोनों से मल्टीप्लाई करिए, तो पहले 3x को दोनों से करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 15x² प्लस माइनस, यहाँ पे 3x को 2 से करिए तो ये हो जाएगा -6x। इसके बाद 4 को दोनों से करिए, तो 4 × 5x, तो ये हो जाएगा 20x, और 4 × -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -8। इसके बाद सारे को इधर ले आइए, तो 15x² को इधर ला के माइनस करिए, तो 21x² और -15x²,
तो ये हो जाएगा 6x²। और यहाँ पे देखिए -6x और +20x, तो यहाँ पे आ जाएगा 14x, और 14x को इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा -14x, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -26x। और यहाँ पे बच गया -8, -8 को इधर लाइए तो ये हो जाएगा +8 = 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x² -13x + 4 = 0। और 2 इधर आके 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3x² -13x + 4 = यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई में तो इस तरह के डिवाइड में चेंज होगा, 0/2 हो जाएगा और 0/2 0। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, यहाँ पे 4 × 3 12 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने पे -13 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए, तो ये टूट जाएगा 3x², ये -12x और -x में टूटेगा, तो यहाँ पे दोनों को ऐड करिए तो -13x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करिएगा तो +12x² आ जाएगा, और यहाँ पे +4 = 0। यहाँ से कॉमन लीजिए 3x, तो 3x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा x - 4, ये दोनों से इधर ये दोनों से कॉमन लीजिए -1, तो यहाँ पे बचेगा x - 4, ये प्लस वाला ये माइनस वाला प्लस हो गया और प्लस वाला माइनस हो गया = 0। तो यहाँ पे x - 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x - 4 कॉमन ले लीजिए, तो x - 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा -1 = 0, और बारी बारी से 0 पुट करिए, तो x - 4 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा x = 4, इधर हो जाएगा 3x - 1 = 0, तो x = 1/3, तो x का वैल्यू 4 आ रहा और x का वैल्यू 1/3 आ रहा। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला था कि x का वैल्यू 5 आना चाहिए, तो 5 तो आ नहीं रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, और जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स हुआ तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 2 को चेक करने का जरूरत ही नहीं, और यदि आप चेक भी करिएगा तो स्टेटमेंट 2 ट्रू ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे करा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। करा कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी एक साइड के पैरेलल लाइन ड्रा किया जाता है और वो लाइन है जो दो साइड को डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो वो दोनों साइड है जो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है। जैसे देखिए मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC, इसमें आप किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए। मान लीजिए हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रा करते हैं, इस तरीके से एक लाइन ड्रा किए DE, ये जो लाइन है अदर दो साइड एक AB बचा और एक AC बचा, इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, तो यहाँ पे ये जो अदर दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है थेल्स से, तो यहाँ पे AD/DB इक्वल हो जाता है AE/EC का, तो ये तो बिल्कुल सही है, तो यह स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 80, स्टेटमेंट 1 इन फिगर इफ AB पैरेलल CD देन x = 3। देखिए यहाँ पे फिगर में दे रखा है AB पैरेलल CD, तो बोल रहा है क्या x का वैल्यू 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए फिगर में AB पैरेलल CD दे रखा है, तो ये फिगर क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेपीजियम में दो साइड पैरेलल और दो साइड नॉन पैरेलल होता है, तो ये ट्रेपीजियम हो जाएगा। और यहाँ पे AB पैरेलल CD दे रखा है, तो यहाँ से देखिए इस ट्रायंगल और यहाँ नीचे इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना है। तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। इस तरफ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी अल्टरनेट से इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे जो एंगल O है ये दोनों तरफ वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ट्रायंगल AOB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल COD का, ट्रायंगल COD बाई AAA सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस ट्रायंगल को देखिएगा AOB को, तो यहाँ पे आपको एक OA लेना होगा और एक OB लेना होगा, क्योंकि यही दोनों साइड का तो वैल्यू दे रखा है, AB का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो AB आपको नहीं लेना है। जब भी लेना है तो OA लेना है और OB लेना है। तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए OA को और OB को। तो यहाँ से देखिए OA लीजिएगा तो OA का कॉरस्पॉन्डिंग इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला OC, तो यहाँ पे हो जाएगा OA का कॉरस्पॉन्डिंग OC, और एक आप OB लीजिएगा तो यहाँ पे OB का इस ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा OD, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रेशियो OB/OD। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि ट्राइपीजियम में ये डायगोनल जो होता है वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है,
ये जो साइड का जो आप रेशियो लिए हैं वो डायगोनल ही है ना, दोनों ये ट्रेपीजियम का ये दो डायगोनल है। तो याद रखिएगा कि ट्रेपीजियम में जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करता है, जो कि यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो ओ ए का वैल्यू है 4, ओ सी का वैल्यू है 4x+2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x+2। इसके बाद देखिए ओ बी, तो ओ बी का वैल्यू है x+1, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1। और ओ डी, यहाँ पे देखिए ओ डी का वैल्यू है 2x+4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x+4। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए इसको, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन, नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2x+1। और यहाँ पे देखिए x+1 है और यहाँ भी नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x+2। ये 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 4x+8। और यहाँ पे ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करिए, तो पहले x से दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² + x। इसके बाद 1 से दोनों में मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 2x + 1। अब यहाँ पे देखिए एक क्वाड्रेटिक बनेगा, ये सारे को उस साइड ले जाइए, तो ये हो जाएगा 2x², यहाँ तो पहले से था, और इधर है 2x + x, तो 3x, और 4x को उधर ले जाके माइनस करिए, तो 3x और -4x, तो यहाँ पे हो जाएगा -x। और 8 को भी उधर ले जाके माइनस करिए, तो 1 - 8, तो ये हो जाएगा -7। इधर कुछ नहीं तो बचेगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे देखिए इसको तोड़ने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करना होगा। यहाँ से ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, ए का वैल्यू है 2, बी का वैल्यू है -1 और सी का वैल्यू है -7। तो पहले डी निकाल लीजिए, तो डी इक्वल टू होता है b² - 4ac, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू बी, देखिए -1, तो -1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे 4ac, तो 4 × ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है -7, तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 × 2 14, अब 14 + 4 56, यहाँ से आ जाएगा d इक्वल टू 57। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करिए, तो ये होता है x इक्वल टू -b ± √d/2a, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा माइनस, और b का वैल्यू कितना -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस माइनस √d, और d का वैल्यू आया 57 अपॉन 2a। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू है 2 और 2 × 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस +1 हो जाएगा, और प्लस माइनस √57 अपॉन 4, तो x का वैल्यू इतना आ जाएगा। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला था कि x का वैल्यू 3 आएगा, तो 3 तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया। तो जैसे ही स्टेटमेंट 1 फॉल्स हो गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट 2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, स्टेटमेंट 2 को अगर चेक भी करेगा तो वो सही रहेगा। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, बुक में ऑप्शन ए लिख रखा है जो कि रॉन्ग है, उसको सुधार लीजिएगा, ऑप्शन डी होगा।